हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज के सेशंस के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दी डीबी, दैट इज द डेटाबेस विद लाइक एमएस एसक्यूएल। सो नाउ इन दिस सेशंस लाइक विल डिस्कस अबाउट लाइक द एमएस एसक्यूएल की लाइक वहाँ पे डेटाबेसेस ऑपरेशंस हम लोग कैसे क्या परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, बिकॉज राइट नाउ वी डोंट नो अबाउट लाइक द डेटाबेस क्वेरीज, वहाँ पे क्या क्या क्वेरीज हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सो समवन हैज आइडियाज अबाउट लाइक द माई एसक्यूएल की वहाँ पे क्वेरीज कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। बट यहाँ पे कुछ हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जहाँ पे एमएस एसक्यूएल के क्वेरीज हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ओके, सो फर्स्ट विल कम इनटू दिस कि क्या क्या चीजें हो सकते हैं। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली ये एसक्यूएल ही क्या है, एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और हम लोग जो अभी यहाँ पे काम करने जा रहे हैं वो हमारा काम रहेगा एमएस एसक्यूएल के ऊपर। सो अभी हम लोग देखेंगे कि एसक्यूएल और ये एमएस एसक्यूएल में डिफरेंस क्या रहेगा। तो बेसिकली द एसक्यूएल आर नथिंग बट एसक्यूएल इज लाइक द लैंग्वेज वेयर वी आर राइटिंग आवर क्वेरीज। ठीक है, बट एक्चुअली एसक्यूएल इज अ नॉट प्लेटफॉर्म। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, क्वेरीज लिखते हैं। ठीक है, सो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जहाँ पे जो लैंग्वेज में हम लोग क्वेरीज लिखते हैं। बट अगेन वो लैंग्वेज अलग, जो क्वेरीज हम लोग लिखेंगे वो क्वेरी परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। तो वो जो प्लेटफॉर्म हमें जो चाहिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देगा हमें ये एमएस एसक्यूएल। जैसे आपने देखा रहेगा माई एसक्यूएल के अंदर भी हम लोग जब भी कुछ क्वेरी परफॉर्म करते हैं, सो देयर आर लाइक सम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग कोई भी क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है, अगर कोई भी क्वेरी मुझे एग्जीक्यूट करना है तो कोई तो लाइक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ माई एसक्यूएल की, सो इन द माई एसक्यूएल आल्सो लाइक देयर लाइक 1 to 2 सॉफ्टवेयर्स आर देयर लाइक वेरी वी कैन परफॉर्म आवर क्वेरीज। जैसे कि अगर मैं माई एसक्यूएल की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो माई एसक्यूएल के क्वेरीज भी परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। जैसे कि माई एसक्यूएल वर्कबेंच है। ठीक है, या तो माई एसक्यूएल कमांड लाइन है। ठीक है, सो ये क्या है, ये हमारे प्लेटफॉर्म से जो प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं माई एसक्यूएल के क्वेरीज लिख रहा हूँ। बट अभी लाइक ये देखो, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, अभी प्लेटफॉर्म्स आपको सर्वर प्रोवाइड करके नहीं देगा। ये जो कमांड लाइन वाला है इसका लाइक खुद का सर्वर आता है, जो सर्वर आप यूज कर सकते हो। बट अगेन फॉर दिस सॉफ्टवेयर, फॉर लाइक माई एसक्यूएल वर्कबेंच, वी रिक्वायर्ड लाइक वन मोर सॉफ्टवेयर दैट इज एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर वी कैन ओनली कनेक्ट दैट माई एसक्यूएल सर्विसेज टू दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मुझे क्वेरीज परफॉर्म करना रहेगा। ठीक है, बट लाइक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस माई एसक्यूएल। हमें कहाँ पे आना है, हमें एमएस एसक्यूएल के लिए आना है। बिकॉज हमें सी शार्प के लिए भी कुछ बैकएंड में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं इन द डेटाबेस। सो डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट लेट मी नो अबाउट लाइक द डेटाबेस कॉन्सेप्ट ना, लाइक हाउ टू परफॉर्म द डेटाबेसेस एंड टेबल हुआ दिया। ठीक है, सो पहले तो आते हैं हम लोग जो एमएस एसक्यूएल है। एमएस एसक्यूएल इट इज प्रोनाउंस एज लाइक द माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल वी कैन से। तो एक्चुअली व्हेन विल कम टू लाइक द डॉट नेट टेक्नोलॉजी, लाइक इन द सी शार्प और लाइक इन एनी वेबसाइट एप्लीकेशन, in that like we are actually working the like MS SQL only. So why we are not going with like the MySQL basically? So actually it is the compatible versions with like the .NET. Okay, so MS SQL it is like most compatible with like .NET, because .NET is also like provided by the Microsoft only. एंड जो MS SQL है ये भी लाइक ये माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड करके दिया है। तो लाइक हमें क्या करना है, हमें यही सेम प्लेटफॉर्म यूज करना है जहाँ पे हम लोग SQL वाले लैंग्वेज की हेल्प से इसके अंदर क्वेरीज लिखेंगे। तो अगर हमें इसका एक फुल फॉर्म देखना है, लाइक देखो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मतलब क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या होता है, इन सीक्वेंस या कुछ एक प्रॉपर फॉर्मेट्स में। बट व्हाट अबाउट दिस क्वेरी, क्वेरी इन द सेंस क्या होता है, व्हाट इज क्वेरी, क्वेरी इज नथिंग बट इट इज माय इंस्ट्रक्शन। जैसे हम लोगों ने सी शार्प में देखा, सी शार्प में कैसे हम लोग कोड्स लिखते हैं, वैसे यहाँ पे क्वेरी आता है जहाँ पे जो कोई भी आप एक्सटेंशन दोगे डेटाबेस को, टेबल को, वैसे वो क्या कर लेता है, वो ऑपरेशंस वहाँ पे परफॉर्म कर लेता है। तो उसके लिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है वो क्वेरीज की। ठीक है, सो ये रहेगा हमारा क्वेरीज यहाँ पे। बट अगेन लाइक फर्स्ट लाइक विल डिस्कस अबाउट लाइक सम दी डेटाबेस कॉन्सेप्ट, लाइक व्हाई वी रिक्वायर लाइक डेटाबेस एंड व्हाई वी रिक्वायर लाइक द टेबल्स। ठीक है, सो हमें ये तो नहीं चाहिए यहाँ पे माइस्क्वेल वाला। Okay, so first, like we'll talk about like one of the property which is provided by the like, database to perform the database operations. So like देखो, जैसे मैंने बोला कि SQL जो लाइक लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का काम क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन पास आउट करना है। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या करना है, हमें कुछ क्वेरीज लिखना है। जो क्वेरीज हम लोग ये वाले प्लेटफॉर्म पे लिखने वाले हैं।
तो उसका जो कुछ भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कहाँ पे क्या चीज़ें परफॉर्म हो रहा है, उसके अंदर क्या चीज़ें ज़रूरत है, वो चीज़ें हमें सब बनाना पड़ता है। बट वो क्या क्या चीज़ें रहेगी उसका हम लोग देखेंगे, इंप्लीमेंटेशन वगैरह कैसे क्या रहेगा वो। बट उसके पहले हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में लाइक एक्चुअली देयर लाइक टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस आर देयर, लाइक और लाइक वी कैन सी अबाउट द लैंग्वेजेस. So if you have heard about like the DBMS and RDBMS, तो देखो लाइक ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये वाला कॉन्सेप्ट. तो लाइक अगेन मैं लाइक डेटाबेस के लिए इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको. तो यहाँ पे डीबीएमएस मतलब होता है, हमें पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Database management system. And here like we have added like one more keyword now, that is R. So R is nothing but it's a relational. ठीक है. सो ये दोनों में डिफरेंस क्या होगा अभी, लाइक देखो ये जो रिलेशनल है और यहाँ पे रिलेशनल टर्म नहीं है. इट मीन्स व्हाट, व्हेन वी आर वर्किंग विद लाइक द डेटाबेस, डेटाबेस मीन्स व्हाट, लाइक वेर वी आर स्टोरिंग समथिंग. तो ऐसा कुछ स्टोरेज हमें चाहिए जहाँ पे हम लोग कुछ तो स्टोर कर सकते हैं. जैसे क्लाउड स्टोरेज आता है, हमारे पास फाइल स्ट्रक्चर्स आते हैं, बहुत सारे स्टोरेज है जहाँ पे कुछ हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं एज एन लाइक परमानेंट लेवल और टेम्पररी लेवल. ठीक है, एज पर लाइक अंटिल द यूजर विल लाइक अवेलेबल और लाइक यूजर विल एक्टिवेट ऑन दिस पोर्टल. सो फॉर ऑन दैट टाइम ओनली लाइक द डेटा विल गेट लाइक अवेलेबल ओनली. तो हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो ये जो डेटाबेस रहेगा, ये डेटाबेस कैसे मेंटेन करता है. अगर मैं डीबीएमएस स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो ये डीबीएमएस करता है क्या, देखो यहाँ पे डीबीएमएस एक्चुअली इट विल डील विद द फाइल स्ट्रक्चर्स. फाइल्स जैसे आपने देखा रहेगा हमारा जो सिस्टम से, सिस्टम्स के अंदर आपको फोल्डर्स मिलते हैं और फोल्डर्स के अंदर आप जितने चाहिए उतने नंबर ऑफ फाइल्स बना सकते हो, जहाँ पे फाइल्स के अंदर मुझे कोई जो चाहिए वो डेटा में स्टोर कर सकता हूँ. इट इज अबाउट द फाइल्स ओनली. बट इफ यू कम टू दिस वन कॉन्सेप्ट, दैट इज द RDBMS, दैट इज रिलेशनल. Relational means what? It is actually dealing with the database. See, the database means what? Like we want the actually the storage ना, where we are storing something. तो वो जो स्टोरेज आपको मिल रहा है वो स्टोरेज हमें कहाँ से चाहिए. अगर मैं डीबीएमएस की बात करता हूँ तो वो जो स्टोरेज चाहिए तो ये स्टोरेज कहाँ से ले रहे हैं, फाइल से. जो आपके सिस्टम में फाइल्स फोल्डर्स है उसके अंदर से ये क्या कर रहा है, वो स्टोरेज को लाइक ये कर रहा है, रिफर कर रहा है. बट इन द आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलेशनल टर्म आ रहा है. रिलेशनल मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो डेटाबेस है आपको डेटाबेस से रिलेट कर रहा है. तो दोनों में भी डिफरेंस क्या होगा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके देख लेते पहले. तो अगर डीबीएमएस की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो एक फाइल स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर इन द सेंस क्या होगा, मोस्टली देखो अभी जो लाइक रिसेंट वाले ये अभी के जनरेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें कैसे होता है, देखो अभी के जो डेवलपर्स है लाइक दे आर नॉट गोइंग विद दिस डीबीएमएस स्ट्रक्चर्स, दे आर एक्चुअली गोइंग विद लाइक द आरडीबीएमएस ओनली. लाइक व्हाई, व्हाट इज द पर्पस लाइक गोइंग विद दैट थिंग्स. तो उसके लिए भी कुछ रीजंस है. बिकॉज ऑफ अगर डीबीएमएस की बात करते हो, लाइक डीबीएमएस में फाइल स्ट्रक्चर्स आता है तो आपको पता ही रहेगा कि एक सिंगल फोल्डर्स में हम लोग डुप्लीकेट फाइल्स भी स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, अगर सपोज कर लो कोई भी एक XYZ करके फोल्डर रहेगा, बट XYZ फोल्डर में एक से ज्यादा में डुप्लीकेट फाइल भी स्टोर कर सकता है सेम फोल्डर्स के अंदर. बट प्रॉब्लम क्या होगा इन केस ऑफ दिस, इफ सपोज इफ आई जस्ट लाइक वांटेड टू फिल्टर, लाइक इफ आई जस्ट वांटेड टू सर्च सम रिकॉर्ड फ्रॉम दैट फाइल्स, तो वहां पे जब भी आप फिल्टर करने जाओगे या कुछ रिकॉर्ड को सर्च करने जाओगे ना, सो इट विल गिव यू द प्रॉब्लम. क्यों? बिकॉज वहां पे डुप्लीकेशन है. ठीक है, ये वहां पे क्या करे, डुप्लीकेशन बना रहा है. यहाँ पे आपका फाइल जो स्ट्रक्चर है डुप्लीकेशन बना रहे फाइल्स का. बट देखो अभी आप बोलोगे कि डुप्लीकेशन क्यों बनाना है और क्यों स्टोर करना है. अगेन डिपेंड किसके ऊपर करता है कि डुप्लीकेशन अगर आपको नहीं भी बनाना है, बट अगेन अगर समवन यूजर इज ट्राइंग टू लाइक दी सेम द डुप्लीकेट फाइल इन द सेम फोल्डर, तो ये ले लेगा या तब ये एक्सेप्ट कर लेगा ये. ठीक है, बट वैसे नहीं होना चाहिए. ये डुप्लीकेट्स को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है. सो हाउ टू अवॉइड दिस डुप्लीकेट्स. ठीक है, तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम लोग फिर. तो इसको अवॉइड करने के लिए देखो हमारे पास कुछ ये ऑप्शंस रहेगा जो लाइक हम लोग आरडीबीएमएस के पास जा सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए. अगर मैं बात करता हूँ डीबीएमएस की, तो इसके अंदर डुप्लीकेट फाइल्स भी आ रहे हैं, वही सेम नाम का फाइल भी जनरेट हो रहा है. तो जब भी कोई भी अगर एम्प्लॉयज है उसको अगर कोई भी रिकॉर्ड्स के लिए सर्च करना है या फिल्टर करना है, सो ऑन दैट टाइम इट विल गिव्स यू द एरर. कौन सा एरर आएगा वहाँ पे, एरर नहीं आएगा बट वो लाइक इट विल लिटिल बिट गेट लाइक कंफ्यूज ना कि कौन सा रिकॉर्ड उसे फेच करना है. क्यों, वहाँ पे बहुत सारे एंट्रीज है जो सेम नाम से एंट्रीज बनी हुए हैं. But if you talk about like this RDBMS concept now, about the like the relational, so it directly dealing with like the database only. So in the database, it's actually the providing one of the term that is named as like the primary key. So if you are referring the primary key, so primary key will not allowing any duplicate records. ठीक है, मतलब so अगर मैं RDBMS के पास आता हूँ तो what it will do, it will reduce the redundancy.
ठीक है, इसका काम क्या रहेगा, रिडंडेंसी रिड्यूस करने का ये काम करेगा। अगर कहाँ पे भी अगर रिडंडेंसी आता है, अगर डुप्लीकेशन आता है तो डुप्लीकेशन वहाँ पे अलाउ नहीं करेगा और नहीं लेगा वो रिडंडेंसी। ठीक है, तो ये केस के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, रिड्यूस रिडंडेंसी केस के लिए। बट यहाँ पे रिडंडेंसी आपका रिड्यूस नहीं हो रहा, तो रिडंडेंसी ऐड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट मुझे वो डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, तो अगर इसको अवॉइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आरडीबीएमएस वाला टर्म यूज करना पड़ेगा। सो नाउ कम्स टू द आरडीबीएमएस ओनली, द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इट इज बेसिकली। ओके, सो just come to the RDBMS. जो रिलेशनल वाला टर्म है, पहले तो इसके अंदर देखो एक डेटाबेस ने हमें एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करके दिया है जो डीबीएमएस के अंदर पास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इट इज लाइक एसिड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि बेसिकली एसिड प्रॉपर्टी होता क्या है, जो डेटाबेस के अंदर कैसे क्या वर्कआउट कर लेता है ये, तो उसका मेन रोल क्या रहेगा ये एसिड प्रॉपर्टी का इसके अंदर। तो अगर एसिड प्रॉपर्टी का अगर मेन मीनिंग हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे देखो फोर वर्ड आ रहे हैं, यहाँ पे टोटल 4 लेटर्स ACID। तो यहाँ पे ये जो ए करके आता है इसको हम लोग बोलते हैं एटोमिसिटी। सी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी। I stands for isolations and D stands for durability। ठीक है, सो नाउ लाइक विल डिस्कस लाइक वन बाय वन। यहाँ पे देखिए पहले तो ये एटोमिसिटी क्या होता है इसके अंदर एसिड प्रॉपर्टी के अंदर। अगर हम लोग एटोमिसिटी की बात करें तो यहाँ पे लाइक सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, वो रहेगा आपका एटीएम वाला एटीएम केस। ठीक है, एटीएम के केस में कैसे होता है, देखो लाइक एटीएम में बहुत सारे प्रोसेस रहता है, लाइक बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो उसका जो फर्स्ट प्रोसेस रहता है दैट विल बी द कार्ड स्वाइप। स्वाइप द कार्ड, ये आपका फर्स्ट स्टेट रहेगा। जब तक आपका कार्ड स्वाइप नहीं होगा तब तक वो नेक्स्ट वाले स्टेट के अंदर नहीं जा पाएगा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे इट विल आस्किंग फॉर द पिन नंबर। ठीक है, एंड देन जो अमाउंट वाला प्रोसेस रहेगा आपका, अमाउंट विड्रॉ वाला प्रोसेस रहेगा, एंड देन प्रोसेसिंग वाला पार्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सो सपोज करो कि ये मेरा फ्लो है और लास्ट रहेगा यहाँ पे स्टॉप, मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन मेरा फिनिश हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग पहले एटोमिसिटी के ऊपर कि एटोमिसिटी बेसिकली होता क्या। तो एटोमिसिटी क्या बोलता है, if from your entire transaction if one of the transaction is getting failed ना, then the each and every transaction is depends on like all other transactions। तो अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करो, अगर इसमें से एक भी ट्रांजेक्शन अगर आपका फेलियर हो गया, सो ये एक भी ट्रांजेक्शन क्या करेगा, पूरे ट्रांजेक्शन को फेल कर देगा। और पूरा ट्रांजेक्शन आपका वहाँ पे फेल हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वो स्टेप्स आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अगेन वो रिटर्न करना पड़ेगा वो। अगर सपोज कर लो फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैंने यहाँ पे कार्ड तो स्वाइप कर लिया, कार्ड स्वाइप करने के बाद इफ इट विल आस्किंग फॉर लाइक द पिन नंबर ना, तो लाइक पिन नंबर में भी दो केसेस होते हैं, या तो वैलिड पिन नंबर रहेगा या तो इनवैलिड पिन नंबर रहेगा। अगर वैलिड पिन है तो ही वो आगे जाके प्रोसेस होना चाहिए। अगर ये पिन नंबर इनवैलिड हो जाता है, सपोज कर लो कि मेरा पिन नंबर क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड मैं क्या एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे लाइक 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा कभी ये केस में कभी कुछ हुआ नहीं कि अगर पिन नंबर अगर आपने रॉन्ग इनपुट किया, इनवैलिड इनपुट किया, तो वहाँ पे आपको बता देता है कि पिन नंबर इज इनवैलिड, बट अगेन योर प्रोसेस इज गेटिंग स्टॉप, द एंटायर प्रोसेस इज गेटिंग स्टॉप ओवर देयर ना। क्यों, अगर ये इनवैलिड मिलने के बाद भी अगर ये इनवैलिड आ रहा है तो डायरेक्टली इट विल जस्ट कम इनसाइड दिस स्टॉप, तो आगे का प्रोसेस होने नहीं देगा। मतलब क्यों, अगर एक भी ट्रांजेक्शन अगर फेलियर हो गया तो आगे का कोई भी ट्रांजेक्शन ये सक्सेस होने देगा नहीं। तो इट इज अबाउट व्हाट एटोमिसिटी, मतलब एक भी ट्रांजेक्शन अगर आपका फेल हो रहा है तो इट विल अफेक्ट टू द लाइक द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, मतलब ये कोई भी इंडिपेंडेंट वाला फंक्शनलिटी नहीं है, पूरा डिपेंडेंसी आ रहा है इसके अंदर कि ये वाला एक ट्रांजेक्शन है इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये सेकंड वाला ट्रांजेक्शन नेक्स्ट वाला जो ट्रांजेक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब इसका प्रीवियस वाला ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट तभी जाएगा ये, अदरवाइज जब तक वो प्रीवियस वाला एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तब तक वो सेकंड वाला ट्रांजेक्शन को रन नहीं कर पाएगा, एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इन दिस केस देखो अभी यहाँ पे देखेंगे, सपोज कर लो कि ये पिन नंबर वाला मैंने वैलिड दे दिया तो ये स्टॉप तो नहीं करेगा। अगर सपोज कर लो कि मेरा ये केस में वैलिड आ गया, पिन नंबर मेरा वैलिड है,
तो ये क्या करेगा, ये अभी आगे अमाउंट विड्रॉ करने के लिए ये वाले प्रोसेस के अंदर आ जाएगा, ये स्टॉप नहीं करेगा ट्रांजेक्शन को, ठीक है, अमाउंट विड्रॉ करने के लिए। बट अगेन यहाँ पे भी सेम थिंग रहता है कि आपका अमाउंट जब भी विड्रॉ करी जाएगी तो कितना अमाउंट आप लाइक विड्रॉ करने के लिए वहाँ पे एंटर कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली इफ आई एम आस्किंग फॉर लाइक 15,000 अमाउंट, बट इन माई दी अकाउंट लाइक देयर इज ओनली द 20,000 बैलेंस, ठीक है। सो लाइक देखो, अगर मैं 15,000 एंटर कर रहा हूँ, सो इट इज फाइन, इट विल वर्क। बट अगेन इफ आई एम आस्किंग फॉर हाउ मच, इट इज द 25, जो 25 वाला बैलेंस इसके अंदर है ही नहीं हमारे अकाउंट्स में, तो क्या करेगा अगेन, अगर उतना अकाउंट में बैलेंस नहीं तो अगेन ये क्या करेगा, फिर से अगेन यहाँ से आपको स्टॉप करेगा ऑपरेशन को। क्यों? बिकॉज आगे का प्रोसेस होने देगा ही नहीं, ऐसे नहीं बोलेगा कि फिर से आप अमाउंट एंटर कर सकते हो, नहीं, वहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन आपका फेलियर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप लाइक आपको समझा रहेगा ये एटोमिसिटी मतलब क्या होता है। तो वन ऑफ द ट्रांजेक्शन लाइक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन डिपेंड्स ऑन लाइक ऑल अदर ट्रांजेक्शन। यहाँ पे एक भी ट्रांजेक्शन अगर फेल हो गया तो अभी पूरा इंटायर ट्रांजेक्शन ही क्या होता है, स्टॉप हो जाता है या फेल हो जाता है। सो नाउ कम्स टू द कंसिस्टेंसी। Okay, so what is basically the consistency? Like you can see the like meaning of the consistency means what, like we want the consistency. अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो उसमें सारे ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि अगर कार्ड स्वाइप करने के बाद पिन नंबर एंटर कर रहा है, सो दैट पिन नंबर शुड बी लाइक वैलिड फॉर लाइक ऑल द टाइम्स। अगर ये वैलिड है देन ओनली इट विल कम फॉर लाइक अमाउंट विड्रॉ प्रोसेस टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ना, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी पार्ट हम लोग उसी को बोल सकते हैं, वहां पे लाइक ऑल द ट्रांजैक्शन लाइक इन द कंसिस्टेंट स्टेट्स ओनली, all the transaction states will be like valid only, like all the transactions getting success only। यहाँ पे एक भी ट्रांजेक्शन आपका फेलियर नहीं रहेगा। अगर ऑल द ट्रांजेक्शंस आर गेटिंग सक्सेस ओनली ना, देन वी कैन से इट इज योर कंसिस्टेंसी इन योर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक भी ट्रांजेक्शन आपका कहाँ पे भी फेल नहीं होगा। तो जहाँ पे ऑल द ट्रांजेक्शन अगर आपके सारे ट्रांजेक्शन अगर सक्सेस हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अबाउट योर कंसिस्टेंसी। Okay, so then now just let's come to the like isolation part. What is the isolation basically? So what is the isolation? Isolation means what, like the none of the transaction is depends on like the any other transactions, ठीक है। जैसे इसके रिवर्स है, देखो एटोमिसिटी के रिवर्स। व्हाट एटोमिसिटी वाज सेइंग कि एटोमिसिटी बोल रहा है कि लाइक आपका जो एक ट्रांजेक्शन है वो दूसरे ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट ये आइसोलेशन क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपका कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं जो लाइक दूसरे ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड है, दोनों भी ट्रांजेक्शन ही इंडिपेंडेंट चलेंगे। इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, सो आई एम नॉट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस नाउ। So for the isolation will come for the transaction, let's say कुछ अमाउंट अगर मुझे ट्रांसफर करना है, तो अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए देखो लाइक व्हेन वी आर कमिंग टू द लाइक द नेट बैंकिंग ऑप्शन, नेट बैंकिंग एप्लीकेशन। सो नेट बैंकिंग के अंदर देखो लाइक हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। लेट्स कंसिडर कि लाइक मेरे पास जीपे है, एक फोन पे है, जहां से मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ। अगर सपोज कर लो कि अगर मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन करना है इसके अंदर से, कहाँ से, जीपे से कर रहा हूँ, बट कभी कभी देखो लाइक कुछ सर्वर इश्यूज आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन इश्यूज मिल सकते हैं। वो ट्रांजैक्शन इश्यू क्या वजह से क्या होगा, सर्वर फेल हो जाएगा और आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। बट इन सेकंड केस इफ आई कमिंग टू द फोन पे, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि जो जीपे के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सेम प्रॉब्लम मुझे फोन पे के ऊपर भी मिलेगा। सो ऑन दैट सेम टाइम दैट फोन पे लाइक विल गेट लाइक वर्क ना सम टाइम, the chances are like to work with this that फोन पे, बट जहाँ पे जीपे वर्क नहीं कर रहा वहाँ पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये वाला ट्रांजेक्शन इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये और दोनों क्या है, दोनों भी इंडिपेंडेंट है। अगर सपोज कर लो सम टाइम यू विल गेट लाइक सम इश्यूज और लाइक एरर्स इनसाइड दिस फोन पे, सम सर्वर इश्यूज, बट ऑन दैट टाइम दैट जीपे माइट बी वर्क, करेक्ट। सो दोनों भी देखो ट्रांजेक्शन कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसके साथ और भी लाइक जैसे पेटीएम वाले फंक्शनलिटीज है और भी फंक्शनलिटीज है, तो हर एक ट्रांजैक्शन इसका जो स्टेट रहेगा वो दैट आर ऑल आर लाइक इंडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। बट ये एटोमिसिटी वाले केस में एक जो वन ऑफ द ट्रांजैक्शन डिपेंड ऑन द प्रीवियस ट्रांजैक्शन ना, जब तक प्रीवियस वाला ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तब तक सेकंड वाला ट्रांजैक्शन ही आपको एग्जीक्यूट होने नहीं देगा। ओके, सो इट इज अबाउट द आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब क्या है कि द नन ऑफ द ट्रांजैक्शन डिपेंड्स ऑन एनी अदर ट्रांजैक्शन, तो ऑल द ट्रांजेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन इसके अंदर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। नाउ देन कम टू द ड्यूरेबिलिटी। अभी ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी इन द सेंस वी कैन से इट इज नथिंग बट इट्स योर ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रांजेक्शन, कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर दो तो एक्चुअल पूरे ट्रांजेक्शन के लिए कितना ड्यूरेशन लेगा, वो कितना ड्यूरेशन वो परफॉर्म करेगा, तो ड्यूरेशन जो डिपेंड करेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। See, sometime the ATM, if suppose if I'm going to the ATM to like withdraw some money,
okay, but on that time some transaction will take 2 to 3 minutes also, but ऐसे भी in case ऐसे भी होता है कि कोई कोई transaction like 10 to 15 minutes भी लेते हैं. It depends upon what, like it depends upon your transactions only, आप क्या transaction वहाँ पे perform कर रहे हो. ठीक है. So all the like now I hope like you understood this asset property here, कि asset property basically कैसे काम कर रहा है और asset का जो like full form है वो कैसे काम कर रहा है यहाँ पे. And then now like just come to the relational. So now we'll discuss about the relational. Just like come to the like relational part now. So in the relational DBMS, relational database management system. So relational, it will directly deal with the your database DB. So first of all let me know like what is the basically the database क्या होता है, database की क्या requirement है और कहाँ पे जरूरत है हमें database की. तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये database बेसिकली है क्या और इसका काम क्या रहेगा, एग्जैक्ट काम क्या करेगा. सो डेटाबेस इज नथिंग बट लाइक वन ऑफ द स्टोरेज वेयर यू आर स्टोरिंग समथिंग. ठीक है. तो एक स्टोरेज हो गया, बट डेटाबेस डायरेक्टली कोई भी चीज स्टोर नहीं करता, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर होगा. ठीक है. डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी चीजें स्टोर नहीं होगी तो इनडायरेक्टली स्टोर होगा. मतलब क्या होगा, ये डेटाबेस एक स्टोरेज हो गया. जैसे कि आपको पता रहेगा एक क्लाउड स्टोरेज है. जैसे कि अगर मैं सिस्टम की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप या सिस्टम रहता है, उसके अंदर आपके पास क्या रहता है, एक मेमोरी भी रहता है और एक हार्ड डिस्क भी रहता है. तो आप जब भी कोई भी डेटा स्टोर करते हो डायरेक्टली वो हार्ड डिस्क के अंदर तो नहीं जाता है, तो पहले टेम्पररी वो पूरा डेटा आपका चला जाता है मेमोरी के अंदर, और मेमोरी के बाद वो पूरा डेटा आपका ट्रांसफर होगा वो हार्ड डिस्क के अंदर. ठीक है. तो वैसे होता है, मतलब हार्ड डिस्क उसका मेन स्टोरेज है, बट हार्ड डिस्क डायरेक्टली वो डेटा लेता नहीं है, वो मेमोरी के थ्रू आता है वो डेटा रिप्रेजेंट करके. सेम टाइप है कि अगर डेटाबेस की बात करता हूं मैं, ठीक है, डेटाबेस अगर बात करता हूं तो डेटाबेस वी कैन सिंपल गिव द डेफिनेशन. डेटाबेस इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स. ठीक है. तो डेटाबेस का काम क्या होता है, टेबल्स का कलेक्शंस करने का काम करता है ये. बट अगेन लाइक वी डोंट नो अबाउट द टेबल्स कि टेबल्स क्या होते हैं. ठीक है. और टेबल्स को सेकंड वर्ड हम लोग दे सकते हैं, इसको हम लोग एंटिटी भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो योर एंटिटी इज नथिंग बट योर टेबल ओनली. तो दोनों भी एक्चुअली द सिमिलर ही है, टेबल और एंटिटी दोनों भी सेम ही है. तो देखो डेटाबेस का काम क्या है, टेबल का कलेक्शंस करता है. अभी टेबल का कलेक्शन क्यों चाहिए, तो इसको जो कोई भी डेटा स्टोर करना है वो टेबल डेटा कहाँ पे स्टोर करेगा, टेबल के अंदर स्टोर करता है. अगर मैं इसका एक सिंपल आपको स्ट्रक्चर बता दूं तो ये कैसे काम करेगा, देखो सपोज ये मेरा डेटाबेस है और ये मेरे टेबल है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3. ठीक है. सो और ये डेटाबेस के अंदर, सिंगल डेटाबेस के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, ये सारे टेबल को कलेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे कलेक्ट कर रहा हूँ सारे टेबल्स को. मतलब आपका टेबल के अंदर जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है वो इनडायरेक्टली कहाँ पे जा रहा है, आपका डेटा है वो डेटाबेस के अंदर ही जा रहा है. ठीक है. बट वो कलेक्ट किसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग, वो टेबल के थ्रू. टेबल के अंदर हम लोग क्या करें, वो डेटा पूरा कलेक्ट करके रख रहे हैं. बट हमें पहले समझना पड़ेगा कि भाई ये टेबल बेसिकली है क्या. डेटाबेस तो समझे, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एक मेरा स्टोरेज बन गया है. ये स्टोरेज बन गया जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा इंटायर डेटा में स्टोर कर रहा हूँ. बट इनडायरेक्ट वे पे ना, बट डायरेक्ट वे पे डेटा कहाँ पे जा रहा है, टेबल के पास जा रहा है आपका डेटा. तो पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि बेसिकली टेबल है क्या. तो पहले यहाँ पे मैं टेबल को डिफाइन कर लेता हूँ. सो टेबल विल बेसिकली फॉर्म दी, इट विल फॉर्म रोज एंड कॉलम्स. ठीक है. अगर आपको कोई भी टेबल अगर बनाना रहेगा तो टेबल क्या फॉर्म करता है यहाँ पे, रोज एंड कॉलम्स को फॉर्म करने का काम करता है यहाँ पे. बट अभी यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स की क्या जरूरत पड़ेगी और अभी हमें क्यों चाहिए रोज एंड कॉलम्स, तो अगर हम लोग इसके ऊपर आते हैं. पहले अभी टेबल डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे. देखो अगर टेबल के ऊपर हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो टेबल को मैंने जैसे बोला कि इसको हम लोग एंटिटी भी बोल सकते हैं. इसको एंटिटी भी बोल सकते हैं. बट अगर मैं टेबल की बात करता हूँ तो इसने क्या बोला है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो रोज एंड कॉलम्स को मिलके ये पूरा टेबल बन रहा है आपका. तो पहले तो देखो, पहले हम लोग रोज के पास नहीं जाएंगे, पहले हमें कॉलम्स को अंडरस्टैंड करना है बेसिकली कॉलम्स क्या है. ठीक है. तो फर्स्ट लेट्स कम टू द लाइक कॉलम्स. तो कॉलम्स आर नथिंग बट द बेसिक स्ट्रक्चर्स वेयर वी आर स्टोरिंग समथिंग.
जैसे कि अगर आपने सी शार्प के अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास वेरिएबल्स है जहाँ पे कुछ स्टोर करते हैं हम लोग, तो लाइक यू कैन इन द सिंपल वर्ड यू कैन से द कॉलम्स आर नथिंग बट आवर वेरिएबल ओनली। सो हमें पता है, हम लोगों ने सी शार्प में देखा था कि लाइक सी शार्प के अंदर की वेरिएबल कैसे फॉर्म करते हैं, उसका नाम कैसे देना है, उसके अंदर क्या लाइक रूल्स है, वो रूल्स के हेल्प से लाइक क्या क्या रूल्स हमें लाइक मेंटेन करने पड़ेंगे वो वेरिएबल का नाम देने पड़ेगा करने के लिए। बट अगेन सी इन द सी शार्प इन द बैक एंड लैंग्वेज वी आर लाइक सेइंग द वेरिएबल नेम ना, बट डेटाबेस के अंदर इसको वेरिएबल नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज बोला मैंने कि मुझे एक एम्प्लॉय का क्लास बनाना है, तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो एम्प्लॉय का बेसिक डिटेल्स आएगा, जैसे एम्प्लॉयज का आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट्स, डेट ऑफ जॉइनिंग्स एंड वट एवर लाइक जितना भी जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है, वो ऑल द डिटेल्स आर नथिंग बट योर वेरिएबल्स ना, जो डिटेल्स है। बट दैट ऑल द वेरिएबल्स वी कैन लाइक वी कैन रिफर एज एन लाइक द कॉलम्स, जो टेबल के अंदर रिफर करेगा। ठीक है, तो कॉलम्स आर नथिंग बट लेट्स से फॉर एग्जांपल यू कैन गिव लाइक इफ आई एम मेकिंग द टेबल, एक टेबल मतलब एक स्ट्रक्चर में किसके लिए बना रहा हूँ, ये एम्प्लॉयज के लिए अगर बना रहा हूँ, तो एम्प्लॉय क्या क्या कॉलम आपको पास आउट करके देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आईडी मिल सकता है, नेम मिलेगा, ईमेल, डिपार्टमेंट, ठीक है, और भी कुछ भी कॉलम हो सकता है यहाँ पे। सो दैट ऑल आर नथिंग बट योर कॉलम्स। ठीक है, अभी ये कॉलम्स का काम क्या है, ये जो आईडी वाला कॉलम है, नेम वाला कॉलम है, ईमेल एंड डिपार्टमेंट वाला कॉलम है, ये कॉलम्स का भी क्या काम है और कहाँ पे हमें ये काम आएगा। तो पहले देखते हैं कि कॉलम का काम क्या है, डेटा स्टोर करना। बट वो डेटा मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ये पार्ट है हमारा, ये रोज। तो यहाँ पे रोज मतलब क्या है, देखो यहाँ पे रोज का मतलब होता है यहाँ पे आपका डेटा। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जो आप डेटा कलेक्ट करोगे ना, सपोज करो कोई एम्प्लॉयज का डेटा मुझे कलेक्ट करना है, यहाँ पे आए, उसका आईडी चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल आईडी और डिपार्टमेंट चाहिए, तो उसका जो एंटायर डेटा आप ले रहे हो ना पूरा डिटेल्स के साथ, तो एक डेटा मतलब आपका क्या हो गया, वहां पे एक वन रो। ठीक है, एक डेटा मतलब क्या हो गया, वहां पे एक वन रो होता है, एक वन रो करके वहां पे वो डिफाइन करेगा, और जितना भी नंबर ऑफ एंट्रीज वहां पे पुट करोगे उतने नंबर ऑफ रोज को क्या करते जाएगा, वो डिफाइन करते जाएगा। बट अगेन सी कि रोज आर डिपेंडेंट्स ऑन व्हाट, लाइक रोज आर डिपेंडेंट्स ऑन योर स्ट्रक्चर्स, ऑन योर कॉलम्स। तो पहले आपको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, पहले तो हम लोग टेबल देखेंगे, टेबल के बाद हमें क्या चाहिए, पहले कॉलम चाहिए, और कॉलम मिलने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, रोज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये भाई पहले तो ये टेबल तो डायरेक्ट आ नहीं सकता हम लोग टेबल के पास, टेबल एक इनडायरेक्ट वे है, बट हमारा मेन वे कहाँ पे जा रहा है, डेटाबेस के पास जा रहा है। यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा मेन पार्ट क्या, हमें पहले तो ये बनाना पड़ेगा, जब तक स्टोरेज ही नहीं है हमारे पास तो ये बना के मतलब ही नहीं है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये डेटाबेस कैसे बनाना है, और ये जैसे बन जाते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेबल के पास आ सकते हैं, और टेबल में क्या स्ट्रक्चर चाहिए, क्या चीजें चाहिए, वो हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर फिर। ठीक है, सो अभी अगर इसके बात करूं मैं, ये हो गया डेटाबेस एंड टेबल के बारे में। तो अभी हम लोग आधे पहले ये टेबल डेटाबेस वगैरह और टेबल कैसे बनाएंगे, उसके लिए एसक्यूएल लैंग्वेज के साथ क्वेरी प्रीफर करता है या क्या इंस्ट्रक्शंस प्रीफर करेगा, वो हमें देखना है पहले। बट उसके पहले हमें देखना है यहाँ पे कि ये जो क्वेरीज वगैरह पार्ट रहेगा, वो क्वेरीज वाला पार्ट वगैरह एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सेम जैसे मैंने बोला कि हमारा MS SQL का सॉफ्टवेयर रहेगा, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी क्वेरी अभी मैं बताऊंगा आपको, वो सारे क्वेरीज आपको वहाँ पे एग्जीक्यूट करने रहेंगे। जो MS SQL वाला पार्ट रहेगा, MS SQL मैं बताऊंगा आपको, उसका लिंक दे दूंगा कि कौन से लिंक से आपको उसको डाउनलोड करना है, तो वही लिंक में जाके उसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है उस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, बट वो यूज करने के बाद अगेन आपको जो कुछ भी पार्ट आपको एग्जीक्यूशन पार्ट रहेगा वो आप उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो देन। सो नाउ जस्ट कम टू द डेटाबेस हियर। ठीक है, सो पहले तो हम लोग आएंगे डेटाबेस के ऊपर कि डेटाबेस के ऊपर हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और पहले तो डेटाबेस को क्रिएट कैसे करेंगे वो हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं हम लोग पहले तो, ठीक है, सो यहाँ पे देखो हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें सेम अगेन क्या चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस पास करना पड़ेगा। जैसे देखो सी शार्प के अंदर बैकएंड कोड में हम लोग क्या करते हैं, कुछ पूरा इंटायर कोड लिख लेते हैं ताकि उसके अंदर से कुछ भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना रहेगा तो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। बट इन केस ऑफ दी एसक्यूएल, तो एसक्यूएल क्या करता है, एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करके देगा, उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज आप एग्जीक्यूट कर सकते हो इसके अंदर इजीली। तो अगर मैं बात करता हूँ देखो यहाँ पे डेटाबेस की,
तो इसके लिए एसक्यूएल क्वेरी क्या रहेगा, देखो एसक्यूएल क्वेरी हम लोग क्या लिखेंगे, हमें देखो क्वेरी बनाना है इसके लिए। तो मैं पहले आपको इसके लिए सिंटैक्स बता देता हूँ कि क्या सिंटैक्स की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो देखो बेसिकली आपको जो कुछ भी चीजें क्रिएट करना रहेगा तो क्रिएट के टाइम पे आपको एक स्टेटमेंट यूज करना है क्रिएट करके, ठीक है। इट इज ऑल्सो इनबिल्ट स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट का यूज क्या होता है कुछ क्रिएट करने के लिए। बट अभी मुझे क्या क्रिएट करना है, तो इसके बाद आपको नाम देना है डेटाबेस। ये भी इनबिल्ट कीवर्ड है बिकॉज आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा डेटाबेस क्रिएट करना है, और डेटाबेस के बाद यू नीड टू प्रोवाइड योर डीबी नेम, डेटाबेस नेम। तो कोई तो आपको डेटाबेस नाम देना पड़ेगा, तो इट इज योर यूजर डिफाइंड डेटाबेस नेम। तो आपको जो चाहे कोई भी डेटाबेस का नाम आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ वी विल क्रिएट वन डेटाबेस, द क्रिएट database and let's give the database name as in like the full stack, ठीक है। कोई भी आप डेटाबेस का नाम दे सकते हो। तो जैसे आप ये क्वेरी लिखोगे तो ये देखो ये आपका एक इंस्ट्रक्शन हो गया। इसको एसक्यूएल के टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्वेरी बोलते हैं जो हम लोग पास कर रहे हो। और ये जो क्वेरी है ये क्वेरी आपको कहाँ पे परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे मैंने बोला हमारे पास एक एमएस एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर आता है जिसके ऊपर हम लोग इसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप परफॉर्म करेंगे, जैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे, सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन your database will get like generated over there on that like on this platform जहाँ पे आप परफॉर्म करोगे इसे, ठीक है। तो सपोज कर लो कि मैंने एक डेटाबेस बना दिया, कौन सा एक फुल स्टैक वाला डेटाबेस मेरा बन गया यहाँ पे। एंड देन नाउ लाइक वी हैव टू कम विद लाइक द टेबल, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, टेबल चाहिए। कि टेबल कैसे अभी बनाना है, तो टेबल भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जैसे डेटाबेस को आपने क्रिएट तो किया, बट क्रिएट करने के बाद अगर मुझे वो नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर सकता हूँ क्या, यस। तो लाइक वी हैव लाइक सर्टेन ऑप्शंस आर देयर टू डिलीट दैट आल्सो। You can delete it but like we will see that later one. So first we'll come to the table now, because जैसे डेटाबेस अगर बन गया तो अभी मुझे देखना पड़ेगा कि टेबल भी कैसे बनाना है मुझे यहाँ पे। सो अभी आते हैं हम लोग टेबल के पास। सो इसके अंदर बोला हम लोगों ने ये क्या कर रहा है, रोज एंड कॉलम्स को फॉर्म कर रहा है, बट रोज आर डिपेंडेंट्स ऑन कॉलम्स ओनली, बिकॉज कॉलम्स क्या कर रहा है, आपका मेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। जैसे एम्प्लॉय बोला तो एम्प्लॉय के लिए आईडी चाहिए, नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, जो कुछ भी कॉलम चाहिए। सो दैट आर नथिंग बट योर कॉलम्स। तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ एंड देन स्ट्रक्चर के बाद आप उसके अंदर क्या करो, रोज जो डेटा आपको सेव करना है उसके अंदर जो डेटा रहेगा आपका, वो डेटा इज नथिंग बट योर रो ना, इट्स योर डेटा, ठीक है। सो अभी अगर ये टेबल को क्रिएट करना है, सो टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है हमारे लिए। सो फर्स्ट हम लोग आते हैं, देखो यहाँ पे हाउ टू क्रिएट टेबल। सो टेबल को क्रिएट करने के लिए अगेन देखो यहाँ पे आपको एक फिर से एक मैं क्वेरी लिख लेता हूँ। देखो सिंटैक्स, तो पहले मैं आपको सिंटैक्स दिखा देता हूँ तो सिंटैक्स आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे इसे। तो इसका सिंटैक्स रहेगा देखो क्रिएट टेबल। जैसे देखो डेटाबेस जब क्रिएट किया था तो उसके लिए दिया था क्रिएट डेटाबेस। अभी मुझे क्या क्रिएट करना है, तो टेबल। और क्रिएट टेबल के बाद हमें देना है यहाँ पे टेबल नेम। और टेबल नेम के बाद देखो इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स रहेगा इसका। तो पहले तो आपको इसके अंदर देना पड़ेगा कॉलम नेम एंड देन रिस्पेक्टिव डेटा टाइप, कॉमा। तो आपको जितने चाहिए उतने कॉलम्स आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। सो जितना चाहिए जो चाहिए वो कॉलम आप बनाओ, उसका डेटा टाइप भी अलग फॉलोड बाय आपका जो कोई भी रहेगा वो डेटा टाइप भी आप पास कर सकते हो इसके अंदर, ओके। सो एंड देन ये रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक सिंटैक्स वी कैन से। बट अगेन नाउ वी नो लाइक अबाउट द कॉलम्स ओनली ना, लाइक कॉलम्स हम लोग क्या बना सकते हो, क्या क्या नाम दे सकते हो वो पता चला हमें। कॉलम सेम लाइक द वेरिएबल ओनली लाइक इन द सी शार्प लाइक वी आर गिवन द वेरिएबल नेम ना, तो सेम आपको कंसीडर करना है वेरिएबल्स आर नथिंग बट योर कॉलम्स ओनली। उससे के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे। बट व्हाट अबाउट दिस डेटा टाइप, जो सी शार्प में हम लोगों ने बात किया था बैकएंड के लिए, उसके अंदर कुछ अलग डेटा टाइप थे हमारे पास, जो इंटीजर, फ्लोट, कैट, डबल, स्ट्रिंग। सो दैट आर नथिंग बट द डेटा टाइप दैट वी आर यूजिंग फॉर दी सी शार्प कोड। एंड व्हाट अबाउट द एसक्यूएल, सो यहाँ पे ये कॉलम के लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे। सो नाउ कम्स टू द डेटा टाइप्स इन लाइक द एसक्यूएल के एसक्यूएल में क्या क्या मेन डेटा टाइप्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मेन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं।
सो अगर मैं बात करूं जैसे कि अगर मुझे कुछ कुछ परफॉर्म करना है, देखो लाइक यहाँ पे एक इंट करके मिलेगा जो सी शार्प के पास भी था। इसका काम क्या होता है, टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू ओनली। तो अगर आपको कुछ नंबर स्टोर करना, नंबर मतलब जहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स नहीं आएगा, कुछ भी पॉइंट वाले वैल्यूज नहीं आएंगे, तो सिर्फ नंबर्स को स्टोर करने के लिए, नॉर्मल नंबर को स्टोर करने के लिए, या यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सिर्फ होल नंबर, सिर्फ होल नंबर को स्टोर कर सकते हम लोग इसके अंदर। जैसे हमारे पास एक फ्लोट करके या डबल करके आता था, तो डबल भी आप यूज कर सकते हो एसक्यूएल के अंदर, बट उसके जगह पे हम लोग मोस्टली एक ये डेटा टाइप यूज करते हैं, डेसिमल। ये क्या कहता है, टू स्टोर द डेसिमल वैल्यूज। टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज, बट अगेन इन द डेसिमल वी नीड टू पास टू पैरामीटर्स। दो पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है। तो पैरामीटर मतलब होता क्या है, सपोज कर लो कि अगर पॉइंट में मैं कुछ भी वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, सपोज कर लो कि मैंने पास किया 12,000 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे देखो आपका जो पॉइंट आता है, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस आप ले रहे हो, तो ये जो होता है कॉमा के बाद, जैसे मैंने दिया 2, तो मुझे सिर्फ 2 ही डेसिमल प्लेसेस लेना है पॉइंट के बाद, और उसके पहले वाले जो डिजिट्स रहेंगे यहाँ पे जितना चाहे उतना नंबर में दे सकता हूँ। अगर 9 दिया तो इट विल एक्सेप्ट अप टू लाइक 7 to 8 डिजिट्स और लाइक अप टू 9 डिजिट्स ऑल्सो, बट रेस्ट ऑफ द लाइक 2 इज फॉर व्हाट, लाइक आफ्टर द पॉइंट, लाइक हाउ मच डेसिमल प्लेसेस आर देयर। ठीक है, सो दैट डेसिमल प्लेसेस आर डिपेंड्स ऑन दिस नंबर। तो यहाँ पे देखो इट्स नॉट कॉमन, वी कैन गिव लाइक द 11,2 ऑल्सो, तो वहाँ पे लाइक नंबर ऑफ डिजिट्स आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्टोर करना है, बट ओनली फॉर द डेसिमल प्लेसेस, मोस्टली वी आर टेकिंग द 2 ओनली, जो डेसिमल प्लेसेस लेगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन सो आपको समझा रहेगा डेसिमल का यूज क्या है, जो डेसिमल वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। इसके बाद हमें ये एक डेटा टाइप यूज होगा ज्यादा, वैरचर करके। वैरचर के अंदर भी आपको साइज डिफाइन करना है, तो ये किसके लिए काम आएगा, टू स्टोर कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर सपोज कर लो कि मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय का नाम स्टोर करना है, सो एम्प्लॉयज का नाम स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग वाला डेटा चाहिए, जहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू में स्टोर कर सकता हूँ, तो वहाँ पे मुझे वैरचर की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं बोला मुझे एम्प्लॉयज का आईडी स्टोर करना है, तो एम्प्लॉय का आईडी के लिए मैं डायरेक्टली वी कैन कम टू द इंटीजर, जो न्यूमेरिक पार्ट में या जो होल नंबर्स में मुझे कुछ भी स्टोर करना रहेगा तो उसके अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ। बट इन द डेसिमल अगर मुझे कुछ सैलरी स्टोर करना है, तो सैलरी का स्ट्रक्चर आपने देखा रहेगा, जो डेसिमल पॉइंट्स में आता है, तो डेसिमल पॉइंट्स का स्ट्रक्चर हम लोग सैलरी डेसिमल में दे सकते हैं। इसके अलावा भी आपको लाइक अगर आपको कुछ डेट टाइम वगैरह वाले फंक्शंस परफॉर्म करना है, तो वो भी आपको डेटा टाइप्स मिलेंगे इसके अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक डेट करके आता है, जो डेट का काम क्या होता है, ये सिर्फ कोई भी स्पेसिफिक डेटा अगर आपको स्टोर करना है, करंट सिस्टम का डेटा वगैरह स्टोर करना है, सो ऑन दैट टाइम यू कैन यूज दिस। टाइम आता है, डेट टाइम आता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे डेटा टाइप्स मिलेंगे, बट मोस्टली कॉमनली जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये जो लाइक ये जो आता है यहाँ पे देखो, इन, डेसिमल एंड वैरचर, जो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा डेटा टाइप्स में। एसक्यूएल में अगर कुछ भी डेटा स्टोर करना रहेगा तो हमें क्या चाहिए, ये वाले डेटा टाइप्स हमारे पास होने चाहिए, और हमें पता चलना चाहिए इसका कि क्या यूज होता है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ओनली लाइक वी कैन क्रिएट दिस थिंग। ओके, सो हियर नाउ वी कैन अंडरस्टैंड, कॉलम नेम भी पता चला और डेटा टाइप भी हमें पता चल गया। सो नाउ कम्स टू दी, now we'll discuss about like the constraints. ठीक है, सो व्हाट आर द बेसिकली कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मींस क्या होता है एसक्यूएल के अंदर, जो बेसिकली कुछ रूल्स सेटअप करने का काम करता है, कुछ रूल्स अप्लाई करने का काम करता है वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स। रूल्स मतलब क्या चाहिए, जैसे मैंने बोला कि जो मैं डीबीएमएस और आरडीएमएस में कंपैरिजन करता हूँ, डीबीएमएस में क्या हो रहा था, इट विल टेक द लाइक डुप्लीकेट वैल्यूज आल्सो ना, व्हाई, बिकॉज इट्स डीलिंग विद लाइक द फाइल स्ट्रक्चर्स। तो जब भी आप डेटा रिट्रीव करने के लिए ट्राई करोगे, सो इट विल गेटिंग लिटिल बिट कंफ्यूज टू लाइक फेच दैट डेटा। बट अगर कहाँ पे डुप्लीकेट डेटा नहीं है, अगर मुझे रिड्यूस करना है वो रिडंडेंसी, तो हम लोग कहाँ पे डेटाबेस के पास आ गए। बट डेटाबेस ने बोला कि मैं वो डुप्लीकेट्स को अवॉइड कर सकता हूँ, बट हाउ, व्हाट आर द वेज टू अवॉइडिंग द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, सो बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रेंट्स ओनली। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट का काम क्या है, देखो, टू सेट द रूल्स ऑन कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स के ऊपर मैं कोई भी रूल सेटअप कर सकता हूँ इसके हेल्प से, कंस्ट्रेंट के हेल्प से। तो यहाँ पे एक फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट हमारा जो कंस्ट्रेंट्स आता है, देखो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी की।
ठीक है, बट प्राइमरी की के साथ और एक कंस्ट्रेंट हमें मिलेगा, वो है हमारा यूनिक की। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी की क्या होता है और लाइक यूनिक की क्या होता है, ये भी हमें देखना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखना है इसका दोनों का भी। सो प्राइमरी की इट इज बेसिकली इट्स व्हाट, इट्स ए यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड्स। यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड मीन्स व्हाट, यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करके लेगा नहीं, सिर्फ इसको यूनिक रिकॉर्ड ही चाहिए। एक न्यू वैल्यू कुछ आएगा तो न्यू वैल्यू आपको इंसर्ट करने के लिए आप प्राइमरी की आपको हेल्प करेगा। बट एक चीज है यहाँ पे देखो, यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड से मतलब आप सिर्फ इसके अंदर यूनिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर ओनली द यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यूज कैन स्टोर्ड, duplicates not allowed। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट्स कोई भी चीजें अलाउ नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ ये यूनिक वैल्यूज को अलाउ करेगा हमें स्टोर करने के लिए। बट वन मोर थिंग, इट डजंट अलाउ नल वैल्यूज। ठीक है, नल वैल्यूज को अलाउ नहीं करते, नल वैल्यूज आप इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते, तो आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा। तो नल वैल्यूज को कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं फिर, अगर सपोज कर लो कि यूजर अगर कोई रिकॉर्ड को स्किप कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड स्किप होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे नल करके आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो नल तो रिकॉर्ड नहीं चाहिए उसके अंदर हमें, तो वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसको फिर हम लोग। तो उसको अवॉइड करने के लिए देखो यहाँ पे दी प्राइमरी किट विल प्रोवाइड लाइक वन मोर थिंग, दैट इज दी ऑटो इंक्रीमेंट कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंट क्यों होता क्या है, जैसे कि ऑटो इंक्रीमेंट ये माई एसक्यूएल के अंदर इसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट बोलेंगे, बट एसक्यूएल के अंदर इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, सो आइडेंटिटी एंड ऑटो इंक्रीमेंट बोथ आर द सेम। द ऑटो इंक्रीमेंट वी आर यूजिंग फॉर द लाइक द माई एसक्यूएल, एंड आइडेंटिटी जो यूज होता है ये हम लोग एसक्यूएल के लिए यूज करेंगे एमएस एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, तो दोनों का काम क्या होता है, इट विल ऑटो जनरेट द सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि इसने बोला कि यहाँ पे नल वैल्यू अलाउ नहीं कर रहा है, बट यूजर अगर क्या कर रहा है, वहाँ पे कोई रिकॉर्ड को अगर स्किप कर रहा है, स्किप करने इन द सेंस वहाँ पे नल वैल्यू जनरेट होगा, तो वहाँ पे वो नल वैल्यू जनरेट होने देगा नहीं, उसके जगह पे क्या करेगा, एक ऑटो जनरेट सीक्वेंस आपको प्रोवाइड करके दे देगा। मतलब वहाँ पे कुछ नंबर्स रहेंगे, कुछ होल नंबर्स रहेंगे लाइक 1 2 3 समथिंग। ठीक है, तो इसका जो सीक्वेंस स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस से जनरेट करेगा। अगर यूजर ने कुछ भी अगर आईडी का वैल्यू नहीं भी दिया, अगर सपोज कर लो एम्प्लॉयज का आईडी मुझे पुट करना है, बट आईडी के अंदर सपोज कर लो मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया, तो क्या करेगा फिर, यहाँ से वो सीक्वेंस खुद का खुद बना देगा, ये 1 2 3 4 समथिंग लाइक। ठीक है, सो इट इज अबाउट व्हाट द आइडेंटिटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लाइक देखो प्राइमरी की ने प्रोवाइड करके दिए हैं। प्राइमरी की क्या बोल रहा है कि नल वैल्यूज तो अलाउड नहीं है, बट नल वैल्यूज को मैं फिल कैसे करूँ, तो उसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, ये आइडेंटिटी करके यूज कर सकते हो एमएस एसक्यूएल में, टू पास लाइक द डिफॉल्ट वैल्यूज जो ऑटो जनरेटेड सिक्वेंशियल वैल्यूज रहेगी। एंड व्हाट अबाउट दिस यूनिक वैल्यू, यूनिक की वन मोर थिंग लाइक मैं इसके अंदर बताऊंगा प्राइमरी के अंदर, we can apply only one primary key in single table। ठीक है, तो एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की अलाउ करते हैं, एक से ज्यादा प्राइमरी की आप पास नहीं कर सकते यहाँ पे। बट इन केस ऑफ द यूनिक की, अगर यूनिक की के डिफरेंशिएशन में आओ यहाँ पे, तो यूनिक की क्या बोल रहा है, वी कैन पास more than one unique key। इन सिंगल टेबल, तो एक सिंगल टेबल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा यूनिक की पास कर सकते हैं। फिर लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस, तो फिर भाई हम लोग यूनिक की क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, प्राइमरी की क्यों यूज कर रहे हैं। मोस्टली देखो जो डेवलपर्स लोग होते हैं जब ये टेबल्स क्रिएट करते हैं, सो दे आर मोस्टली लाइक रिफरिंग द प्राइमरी की ओनली इंस्टेड ऑफ द यूनिक की। व्हाई, बिकॉज यूनिक की इट विल अलाउ, इट विल अलाउ द नल वैल्यू। देखो ये नल वैल्यू अलाउ कर रहा है, सो अगर ये नल वैल्यू स्टोर करेगा आपके टेबल के अंदर, तो जब भी अगर कोई यूजर्स को अगर कुछ रिकॉर्ड फेच करना है टेबल के अंदर से,
तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है बिकॉज वैल्यू आपका नल भी फेच हुआ है वहाँ पे. सो ड्यू टू दिस नल वैल्यूज एक्चुअली मोस्टली दे आर नॉट गोइंग विद दिस यूनिक की, जहाँ पे इसका हम लोग यूज ले सकते हैं यूनिक की का. ठीक है. सो यूनिक की के पास एक एडवांटेज है कि एक से ज्यादा यूनिक की आप अप्लाई कर सकते हो एक सिंगल टेबल के अंदर, मोर देन वन कॉलम. बट यहाँ पे इसका रूल है कि प्राइमरी की सिर्फ आपको कोई एक ही कॉलम को देना है. तो आप कौन से कॉलम को आप दे सकते हो प्राइमरी की. देखो जैसे कि अगर सपोज कर लो कि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एक टेबल सपोज मुझे बनाना है किसका, एम्प्लॉयज का. ठीक है. टेबल इज नथिंग बट इट्स और स्ट्रक्चर कि किसका स्ट्रक्चर मुझे बनाना था, एम्प्लॉयज का. और इसके अंदर क्या क्या कॉलम मुझे चाहिए, एक आईडी चाहिए, नेम, ईमेल चाहिए एंड डिपार्टमेंट चाहिए. सो सी जस्ट कंसिडर लाइक दैट ऑल आर योर कॉलम्स. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉलम्स ओनली. और ये जो मुझे अभी रूल सेट करना है, कौन सा प्राइमरी की वाला रूल सेट करना है, तो किसके अंदर यूज करूँ मैं, तो हमें इसको अप्लाई करना है आईडी के ऊपर. क्यों? बिकॉज आईडी आपका एक चीज है जो आपको यूनिकली रिप्रेजेंट करके देता है. नेम यूनिक नहीं हो सकता बिकॉज नेम के अंदर कुछ डुप्लीकेशन आ सकते हैं. तो आपको ये प्राइमरी की वाला टर्म है वो आपको इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना है. तो एक वन ऑफ द चीज है जो आईडी, जिसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. और इसके बाद जो 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 कुछ भी आपको अप्लाई करना है इसी के अंदर रहेगा. जो ऑटो आइडेंटिटी वगैरह जो जनरेट करना है वो सब इसी सेम क्वेरीज के अंदर आपको रिप्रेजेंट करके मिल जाएगा. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अभी शो लाइक देखो लाइक अगर ये क्वेरीज अगर देखना है मुझे पहले तो कि डेटाबेस टेबल का मैंने सिंटैक्स तो बता दिया आपको, बट उसको परफॉर्म कैसे करूँ लाइक एमएस एसक्यूएल के ऊपर. बट पहले तो हमें एक सॉफ्टवेयर भी बताना है कि किसके ऊपर हमें परफॉर्म करना है उसे. तो चलिए फिर मैं उसका आपको इंस्टॉलेशन पहले तो बता देता हूँ कि एमएस एसक्यूएल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है और कहाँ पे कैसे क्वेरीज लिखने, पहले हम लोग वो देख लेते हैं. ओके. सो जस्ट कम टू द इंस्टॉलेशन पार्ट. सो ये देखिए यहाँ पे आपको आना है गूगल के ऊपर एंड यहाँ पे सर्च करना है दैट इज दी एमएस एसक्यूएल. या तो आपको सर्च करना है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. ठीक है. और 2022 वाला आपको एक लेटेस्ट वर्जन मिलेगा यहाँ पे. इसको सर्च करोगे तो ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो SSMS करके. इसको आपको डाउनलोड करना है. तो ये कोई देखो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो डाउनलोड SSMS के ऊपर. जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो आपको ये यहाँ पे लेके आएगा डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 20.0. जस्ट क्लिक ऑन दिस. सो देखो आपका सॉफ्टवेयर ये देखो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया. ठीक है. बट अब मैं अभी इसको डाउनलोड नहीं करूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर है. तो जैसे अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है, इंस्टॉलेशन भी सिमिलर ही थिंग रहेगा. देखो आपको कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ. यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी हो जाएगा यहाँ पे. जैसे कि अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, ये देखो जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है मेरे पास SSMS वाला. अगर इसको मैं डबल क्लिक कर लूँ, ये देखो यहाँ पे आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा. देखो अभी मेरे पास इंस्टॉल है, इसके लिए अनइंस्टॉल एंड रिपेयर का ये बता रहे. बट आपके पास इंस्टॉल नहीं रहेगा तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का स्टेप आएगा. सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है तो आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा. और आफ्टर इंस्टॉलेशन लाइक देखो ये कैसे दिखेगा वो बताता हूँ मैं. जैसे अगर सपोज करो कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉलेशन के बाद पहले आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है. इंस्टॉलेशन के बाद आपको इसके लिए आना है यहाँ पे एसक्यूएल. देखो यहाँ पे मिल जाएगा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. अगर इसको मैं ओपन करूँ यहाँ पे, ठीक है. सो ये एसक्यूएल सर्वर ओपन हो रहा है, थोड़ा लोड लेगा ये स्टार्टिंग में. बट अगेन देखो यहाँ पे भी हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ेगी. देखो यहाँ पे कनेक्शंस के लिए इट विल आस्किंग फॉर द सर्वर नेम. तो ये जो सर्वर नेम है वो कहाँ पे मिलेगा ये भी दिखाता हूँ मैं आपको. ये देखो ये जो एरो है यहाँ पे, और ऑथेंटिकेशन में आपका विंडो ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करना है. एंड जो सर्वर नेम यहाँ पे क्लिक करो एरो के ऊपर एंड जस्ट लाइक कम टू द ब्राउज फॉर मोर. यहाँ पे डेटाबेस इंजन में अगर आओगे
तो यहाँ पे देखो आपको सर्वर का नाम दिख जाएगा, बट सम टाइम व्हेन यू विल इंस्टॉल दिस लाइक SSMS ना, ऑन दैट टाइम योर सर्वर विल बी नॉट अवेलेबल इन दिस केस। देखो अगर मेरे पास अभी ये सर्वर दिख रहा है तो इसको ओके अगर करूँगा तो मेरा सर्वर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं, बिकॉज आपका सर्वर यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ये डेटाबेस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा भी सॉल्यूशन है, वो में दिखा होगा। जैसे कि अगर आप VS से कनेक्ट करते हो तो हमें सिर्फ यहाँ पे देखो मेन सर्वर चाहिए। एक बार आपको सर्वर मिले तो सर्वर के थ्रू क्या करेगा, हम लोग SSMS को कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये सर्वर कहाँ से मिलेगा, सपोज कर लो कि ये आपने इंस्टॉलेशन करने के बाद भी आपको सर्वर नहीं भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सर्वर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये आपको सर्वर यहाँ पे मिलता है, बट समटाइम ये सर्वर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज। तो आपको करना है कि अगर सपोज कर लो ये सर्वर अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन होता है जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लूँ यहाँ पे, ये देखो ये अपना सॉफ्टवेयर जहाँ पे .NET के लाइक बैकएंड कोड हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक टूल्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, टूल्स, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे देखो SQL सर्वर करके है, न्यू क्वेरी के ऊपर क्लिक कर लो। तो आप यहाँ से भी SQL परफॉर्म कर सकते हो बैकएंड कोड्स के लिए। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा एक लोकल सर्वर है, तो मैं लोकल सर्वर यहाँ से यूज करें, तो लोकल के अंदर आ जाओ और लोकल के अंदर आके देखो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, MS SQL लोकल DB, इसको सिलेक्ट कर लो। तो देखो सर्वर का नाम नीचे आ गया, इसको मैं सिलेक्ट किया तो MS SQL लोकल DB, ये सर्वर का नाम है, इसको कॉपी करता हूं मैं, इसको कॉपी कर लो और इसको कॉपी करके क्या करना है हमें, अभी आता है SSMS में। देखो ये हमें किसके लिए पूछ रहे हैं, सर्वर नाम के लिए पूछ रहे हैं, बिकॉज ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा सर्वर का नाम जो कॉपी किया था यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और अभी कनेक्ट करने का ट्राई कर लो। देखो ये देखो अभी ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद अभी आपको ये डेटाबेस है, सिक्योरिटी, आपको सारी चीजें दिख रही है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अभी सारे ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो ऑपरेशन आप अभी यहाँ पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक न्यू क्वेरी वाला पार्ट दिखेगा आपको, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो मैं क्वेरीज, जो इंस्ट्रक्शन आपको बता रहा था वो क्वेरीज आपको कहाँ पे लिखने हैं, तो यहाँ पे लिखने हैं और क्वेरीज को सिलेक्ट करके यहाँ पे एग्जीक्यूट वाला कमांड है जिसके थ्रू आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। दिस इज अबाउट लाइक व्हाट दिस इज अबाउट आवर सॉफ्टवेयर्स। ओके, सो बेसिकली लाइक यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड आपको कैसे करना है, MS SQL को SSMS सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा, एंड डेटाबेस एंड टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने आपको एक प्रोसेस भी बता दिया कि क्या क्वेरीज लिखना है आपको, बट वो क्वेरीज को परफॉर्म कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो लाइक 1 बाय 1 में आपको एक एक चीज़ें दिखा होगा, वहाँ पे क्वेरी कैसे लिखना है, वो क्वेरी को रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, और उसका ऑपरेशन जब यहाँ पे परफॉर्म होगा तो कैसे क्या कहाँ पे स्टोर होगा, ये भी चीज़ें हमें देखना है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।